नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मेरी किताबें। पुस्तक मैंने गांधी वध क्यों किया, प्रस्तुत है उसका अगला भाग। अगला अंश, दैनिक पत्र के शीर्ष पर प्रकाशित होने वाला चित्र। अग्रणी या हिंदू राष्ट्र दैनिक पत्र के प्रथम पृष्ठ के शीर्ष पर सावरकर जी का चित्र प्रकाशित हुआ करता था। अभियोजकों ने इस बात का विशेष उल्लेख किया था। उनका कहना था कि इस चित्र को देखकर यह स्पष्ट होता है कि अग्रणी की नीति से सावरकर जी की सहमति थी। सावरकर जी ने कहा, समाचार पत्रों में इस प्रकार के चित्र प्रकाशित करने की इस देश में सामान्य प्रथा सी बन गई है। अनेक समाचार पत्रों पर गांधी जी का चित्र प्रकाशित हुआ करता था। ऐसे पत्रों पर भी उनका चित्र प्रकाशित होता था जिनको कभी गांधी जी ने पढ़ा तो क्या, देखा भी नहीं होगा। पूना के सुविख्यात समाचार पत्र केसरी पर लोकमान्य तिलक का चित्र होता है, परंतु उस पत्र की आज की नीति के लिए स्वर्गीय लोकमान्य जी की आत्मा उत्तरदायी है। ऐसा तो कोई आध्यात्मवादी भी आज किसी न्यायालय में ऐसा कहने का दुस्साहस नहीं करेगा। वास्तव में और न्याय की दृष्टि से भी नेताओं के चित्र प्रकाशित करने के लिए समाचार पत्र का संपादक ही उत्तरदायी माना जाना चाहिए। जिन नेताओं का चित्र समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित होता है, उन्हें उसकी नीति के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाना चाहिए। अभियोजकों का आरोप था कि नाना आप्टे और नाथूराम दोनों ही सावरकर जी को अपना गुरु मानते थे। अतः गांधी वध करने से पूर्व उन्होंने उनके साथ विचार विनिमय अवश्य ही किया होगा। इसके उत्तर में सावरकर जी ने कहा, अनेक अभियुक्त किसी न किसी धर्मोपदेशक या गुरु के अनुयायी कहलाते हैं, किंतु अपराध करने से पूर्व उन्होंने अपने गुरु से परामर्श किया होगा। इस प्रकार का अभिप्राय निकालना क्या उचित एवं उपयुक्त है? गांधी जी पर श्रद्धा रखने वाले अनेक व्यक्तियों ने, जिन्हें उनका शिष्य कहा जाता था, 1942 में गुप्त रूपेण हिंसा का आलंबन किया था। विदेशी राज्य के विरोध के लिए इस प्रकार का भूमिगत आंदोलन उचित था अथवा अनुचित, यह इस समय विचारणीय नहीं है, किंतु केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि गांधी जी ने इस प्रकार के शस्त्र प्रयोग का निषेध किया था। किंतु गांधी जी के उन शिष्यों के मार्गदर्शन में लोगों ने विलंब किया, रक्तपात किया, और ऐसा करते हुए वे लोग महात्मा गांधी की जय के उद्घोष भी लगाते रहते थे। वे लोग जो गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हैं और अपना कार्य करते समय गांधी जी की जय भी बोलते हैं। अतः इसका अभिप्राय यह हुआ कि उन्होंने विदेशी घात पात और लूटपाट करने के लिए गांधी जी से परामर्श किया ही होगा। ऐसा आरोप तो ब्रिटिश शासन ने भी नहीं लगाया था। अभियोजकों के प्रमाण ऐसा हुआ होगा अथवा ऐसा होना संभव है, इस प्रकार के संदेहास्पद निष्कर्षों पर आधारित है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यों-ज्यों ठोस और प्रत्यक्ष प्रमाण मिलने असंभव होते गए, त्यों-त्यों अभियोजक विवश, असंबद्ध एवं असंगत तर्कों का आश्रय लेने लगे। इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न समझकर उसकी सुरक्षा के लिए वे इस प्रकार के अनुपयुक्त एवं तर्कहीन प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए उद्यत हुए हैं। मदनलाल की प्रशंसा। अभियोजक चाहते थे कि प्रोफेसर जगदीश चंद्र जैन, श्री मोरारजी देसाई और अंगद सिंह के कथन का एक भाग पृष्ठभूमि के रूप में श्री सावरकर जी के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाए। डॉक्टर जैन का कथन था कि दिल्ली जाने के पहले मदनलाल प्राय 1-2 दिन बाद उनसे मिला करता था। इस प्रकार की एक भेंट के अवसर पर अंगद सिंह थोड़े समय के लिए उनके वहां उपस्थित था। तब मदनलाल ने जो कुछ कहा था उसका सारांश डॉक्टर जैन ने बताया था। मदनलाल ने अहमदनगर में निर्वासितों के पुनर्वास की व्यवस्था के लिए एक संस्था की स्थापना कर ली थी। करे उनको आर्थिक सहायता दिया करते थे। उस संस्था ने अनेक शस्त्रास्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ एकत्रित कर लिए थे। इस सब सामग्री को एक वन में छिपाकर रखा गया था। हिंदू महासभा के अध्यक्ष वीर सावरकर जी को जब मदनलाल के क्रियाकलाप का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उसको अपने पास बुलवाया और उससे 2 घंटे तक चर्चा की। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और चलने दो, इस प्रकार का उसको प्रोत्साहन प्रदान किया था। मदनलाल ने तब कहा था कि उन्होंने एक नेता को मारने का निश्चय किया है। अहमदनगर के निर्वासितों के पुनर्वास की व्यवस्था के लिए हमने एक संघ स्थापित किया है। इस कथन के पूर्व ही अंगद सिंह वहां से चले गए थे।
ऐसा श्री जैन का कथन था। अंगद सिंह के कथानुसार वह जब श्री जैन से पुनः मिले तो उन्होंने उनको मदन लाल द्वारा बताई गई बात को बताया था। श्री जैन ने बंबई के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट श्री ऑस्कर ब्राउन के समक्ष दिनांक 26/2/1948 को निवेदन किया था। जब उन्होंने इस विषय पर प्रश्न पूछा गया तो श्री जैन ने कहा, मैंने उस कथन में ऐसा नहीं कहा था कि मदन लाल ने उनसे कहा था कि उसने लोगों से शस्त्र एकत्रित कर जंगल में छिपा कर रखे हैं और वीर सावरकर ने उसको बुलाकर प्रोत्साहित करते हुए उसकी पीठ थपथपाई थी। उनका कहना था कि उन्होंने उस वक्तव्य में अंगद सिंह का भी उल्लेख नहीं किया था। श्री जैन ने अपने वक्तव्य में कहा था कि मदन लाल की बात को उन्होंने दिनांक 21/1/1948 को श्री मोरारजी देसाई के समक्ष रखा था। श्री मोरारजी देसाई ने अपने कथन में इसका उल्लेख किया था। यदि उन दोनों के कथन से सावरकर जी का संबंध हो सकता है तो केवल यही कि उसने जब अहमदनगर में पुनर्वास शिविर की स्थापना का उल्लेख किया होगा तो उसके लिए उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई होगी, किंतु अंगद सिंह को अपनी साक्षी में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता आ पड़ी होगी। अंगद सिंह का कहना था कि मदन लाल ने श्री जैन को कहा था कि इस षड्यंत्र की पृष्ठभूमि में सावरकर जी हैं और यह बात श्री जैन ने उनको बताई थी। ग्रंथ 1 पृष्ठ 148। सावरकर जी ने न्यायालय के सम्मुख यह सिद्ध किया था कि यह साक्षी सारहीन एवं अविश्वसनीय है। उनके कथन का सारांश निम्न प्रकार है। मूलतः इन तीनों साक्षियों में से एक भी अपने अपने वक्तव्य तथा परस्पर एक दूसरे की बातों को कहीं भी लेख रूप देकर सुरक्षित नहीं रखा था और मोरारजी देसाई ने भी स्वीकार किया है कि उन्होंने भी कभी इस प्रकार की किसी बात को लिखित रूप में अंकित कर सुरक्षित नहीं रखा। स्मृति पानी समान फिसलती है, मनुष्य स्वभाव विस्मरणीय है तथा सुनी सुनाई बात कितनी विकृत हो जाती है, यह अंगद सिंह की साक्षी से स्पष्ट परिलक्षित होता है। संभावना यही है कि श्री जैन और मदन लाल में परस्पर लेन देन का संबंध और पत्र व्यवहार होने के कारण कहीं भविष्य में मदन लाल से उनका सामीप्य सिद्ध न हो जाए। इस भय से बचने के लिए श्री जैन तुरंत गृह मंत्री के पास गए होंगे, क्योंकि उस दिन के समाचार पत्रों में इस प्रकार का समाचार प्रकाशित हुआ था, यह कोई षड्यंत्र होगा। श्री जैन ने अवसर से लाभ उठाने के लिए और स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने की दृष्टि से यह कथा रची होगी। मदन लाल से षड्यंत्रकारियों के नाम जानने की कदाचित उनको आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, अन्यथा वे उनका भी नामोल्लेख करते जो कि वे कर नहीं सके। एक बात और, जिस समय मदन लाल षड्यंत्र के बारे में बताते हैं ठीक उसी समय अंगद सिंह कैसे अनुपस्थित हो जाते हैं। श्री जैन ने जब मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना निवेदन दिया तो उस समय उन्होंने मेरी और मदन लाल की भेंट का कोई उल्लेख नहीं किया। जब उनसे इसके विषय में पूछा गया तो वे कहने लगे कि मैंने पुलिस वालों को और गृह मंत्री को इसके विषय में बता दिया था, किंतु उन दोनों में से किसी ने भी उनकी बात को लिखित रूप में सुरक्षित नहीं रखा, जबकि इसके अतिरिक्त पुलिस और गृह मंत्री को मदन लाल द्वारा बेची गई पुस्तकों, पटाखों आदि अन्य साधारण बातों का श्री जैन ने मजिस्ट्रेट के सम्मुख उल्लेख किया है। यदि समझ लें कि मदन लाल ने जैन के सम्मुख कुछ बताया होगा तो मदन लाल से मेरा संबंध नगर की हलचल से उन्होंने जोड़ लिया, किंतु उस प्रमाण की पुष्टि करने में वे असमर्थ रहे। मदन लाल का कहना है कि ऐसी कोई बात कभी नहीं हुई है। डॉक्टर जैन और अंगद सिंह दोनों मदन लाल को बातूनी व्यक्ति मानते हैं जो अपने काम की डींग मारता रहता था। अतः यदि ठीक दृष्टि से देखें तो लगता है कि मदन लाल ने केवल अहमदनगर में अपने कारनामों की ही सावरकर जी से चर्चा की थी, जैसा कि डॉक्टर जैन ने बताया है, न कि गांधी हत्या की योजना की। परंतु यह सभी सबूत भी तथ्यों से मेल नहीं खाता, जबकि मदन लाल ने कहा कि उसने ऐसी कोई बात नहीं कही। अतः मेरा कहना है कि प्राध्यापक जैन मंत्रियों तक की सारी साक्षी असंपुष्टित, अविश्वसनीय एवं सुनी सुनाई मानकर उसको रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए। नाथूराम आप्टे की सावरकर सदन में भेंट दिनांक 14/1/1948। दिनांक 14/1/1948 को नाथूराम और आप्टे की सावरकर सदन में हुई भेंट का विवरण बाद में प्रस्तुत किया गया।
दिनांक 14/1/1948 को नाथूराम और नाना आप्टे दोपहर की गाड़ी से पूना से बंबई आए थे। जिस गाड़ी से वे लोग आए थे उसी गाड़ी में श्रीमती शांता मोडक भी थी। दिनांक 3/8/1948 को उनकी साक्षी हुई। उन्होंने कहा, मेरा टिकट दूसरी सीढ़ी का था। डिब्बे में चढ़कर मैं खिड़की के समीप की जगह खोजने लगी। किसी ने मुझसे पूछा, आप क्या खोज रही हैं? खिड़की के समीप स्थान, मैंने उत्तर दिया। तो वे सज्जन बोले, लीजिए, आप इस पर मेरे स्थान पर ही बैठ जाइए, ठीक रहेगा। इतना कहते हुए वो खड़े हुए। मैं उस स्थान पर जाकर बैठ गई। मेरे सामने वाला स्थान खाली था। वे सज्जन उस स्थान पर जाकर बैठ गए। गाड़ी चलने ही वाली थी कि इतने में एक अन्य सज्जन आ गए। वे उस पहले वाले सज्जन के पास में आकर बैठ गए। मुझे ऐसा लगा कि दोनों का कुछ पूर्व परिचय सा था। श्रीमती शांता मोडक ने पहचान के अवसर पर नाना आप्टे को पहला सज्जन और नाथूराम को दूसरा सज्जन बताया। आगे उन्होंने बताया, जिन्होंने स्थान दिया उन्होंने मुझसे पूछा, आप बिंबा तो नहीं? मैंने स्वीकृति में सिर हिलाया। यह मेरा चित्रपट पर कार्य करने का नाम था। अपने बातचीत के क्रम में इतना और बताया था कि मुझे दादर उतरना है। इस बीच और कोई बातचीत नहीं हुई। जब दादर समीप आने लगा तो उन्होंने मेरा पता पूछा। मैंने शिवजी उद्यान बता दिया। वे बोले, यदि आप अकेली ही जाने वाली हो तो हम आपको वहां तक छोड़ देंगे। उनके बोलने से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वे सावरकर सदन में जाने वाले हैं। मैंने कहा कि मुझे लेने के लिए मेरा भाई स्टेशन पर आने वाला है। यदि वह नहीं आया तो मैं आपके साथ चलूंगी। हम दादर पहुंचे। मुझे लेने के लिए मेरा भाई आया हुआ था। उसके पास जीप थी। तब मैंने उन दोनों को कहा कि मैं ही आपको शिवाजी उद्यान पर छोड़ दूंगी। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मेरा घर और सावरकर सदन एक ही मार्ग पर सड़क के एक ही ओर है। पहले हमारा घर आता है, उसके बाद सावरकर सदन। हमने सावरकर सदन के पास गाड़ी रोक दी। वे दोनों जब उतर गए तो हमने गाड़ी घुमा ली। प्रतिप्रश्न करने पर श्रीमती शांता मोडक ने कहा, मैंने उन्हें सावरकर सदन में प्रविष्ट होते हुए देखा नहीं था। ग्रंथ 1 पृष्ठ 122-124। सावरकर सदन में नीचे के तल पर श्री आ भिड़े रहते थे। सावरकर जी के कार्यवाह श्री दामले और श्री अप्पा कासार भी नीचे की मंजिल पर ही रहा करते थे। उस तल का बीच का भाग हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के लिए कार्यालय के रूप में था। सावरकर जी पहली मंजिल पर रहते थे। सावरकर सदन में या कार्यालय में आने वाले लोग सावरकर जी के यहाँ जाते थे। ऐसा कोई नियम नहीं था। उनसे मिलने के लिए पहले सचिव से अनुमति लेनी होती थी। यह सब बातें प्रमाण में आई थी। नाथूराम और आप्टे सावरकर जी के यहाँ जाने वाले थे, ऐसा कोई आभास उन्होंने दिया हो, यह भी शांता मोडक ने अपनी गवाही में नहीं कहा था। साक्षी में यह कहा कि उसने उन्हें सावरकर सदन में प्रविष्ट होते हुए नहीं देखा था। यदि सावरकर सदन में जाते हुए देखा भी होता तो भी वे सावरकर जी के ही पास गए थे अथवा जाने वाले थे, ऐसा भी सिद्ध नहीं हो सकता था। वे लोग सावरकर जी के यहाँ गए, इतना कहने मात्र से ही सावरकर जी को इस षड्यंत्र में गूंथना युक्तिहीन था। किंतु यहाँ पर तो इसी साक्षी की ओर से भी यह प्रश्न उपस्थित नहीं किया गया था। सावरकर सदन की ओर उसकी निचली मंजिल की अवस्था क्या थी, इसका निर्देश सावरकर जी ने किया था और इस साक्षी का कोई भी संबंध इस बात से नहीं आता, ऐसा सावरकर जी का कथन था। ग्रंथ 2 पृष्ठ 191। बड़गे का बयान। क्षमा के साक्षी बड़गे की गवाही का कुछ अंश सावरकर जी की ओर संकेत करता था। ऐसी बातों को क्षमा आश्वस्त साक्षी के मुख बलात् कहलवाया जाता है। बड़गे और सावरकर जी का परस्पर परिचय था। अपनी साक्ष्य में यह सिद्ध करने के लिए बड़गे ने पृष्ठभूमि के रूप में प्राथमिक वक्तव्य सा दिया। उसने अपने वक्तव्य में कहा, 1944-45 में ग्वालियर टैंक पर सावरकर जी का भाषण हुआ। उसके बाद 30-40 व्यक्ति उन्हें मिलने के लिए उनके घर गए थे। मैं भी उनमें से एक था। वहाँ एक अनौपचारिक सभा हुई, इसमें भी सावरकर जी ने भाषण दिया। उसके बाद परिचय कराते हुए मैंने अपने आप को शस्त्र भंडार का स्वामी बताया और साथ ही उन्होंने एक प्रकार से संतोष व्यक्त करते हुए यह भी कहा कि मैं वहाँ पर अच्छा कार्य कर रहा हूँ। अंत में उन्होंने मुझे वही कार्य करते रहने का परामर्श दिया।
हिंदू महासभा शस्त्रों पर से प्रतिबंध हटाने के लिए प्रयत्न किया करती थी। बड़गे जो शस्त्र बेचता था उसकी गणना निर्बंधित शस्त्रों में आती थी। मैंने उसके लिए प्रशंसोद्गार प्रकट किए थे। यह यदि मान भी ले तो इसमें साक्षेप के योग्य भी तो कुछ भी नहीं है, ऐसा वीर सावरकर जी का कथन था। बड़गे ने 1946 के अंत अथवा 1947 के आरंभ की किसी अनौपचारिक बैठक का उल्लेख किया था। उसके कथनानुसार उस बैठक में सावरकर जी ने कहा था, कांग्रेस की नीति हिंदुओं के लिए हानिकारक है। मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए और यदि उन्होंने हम पर आक्रमण किया तो हिंदुओं को उसके प्रतिकार की सिद्धता रखनी चाहिए। इसलिए हिंदुओं को शस्त्र विद्या सीखनी चाहिए। इस विषय में सावरकर जी का कहना था कि ऐसी कोई भी बैठक उनके घर पर नहीं हुई थी और यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि ऐसी बैठक हुई भी हो तो बड़गे के कथन में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके शब्दों को आपत्तिजनक सिद्ध किया जा सके। प्रस्तुत तथाकथित षड्यंत्र से उस बैठक का कोई संबंध नहीं जोड़ा जा सकता। किसी समय श्री परमेरकर, श्री बखले, डॉक्टर मुंजे, वीर सावरकर आदि का एक सामूहिक चित्र खिंचवाया गया था। उसमें बड़गे भी था, ऐसा उसका कहना था। यह प्रमाण भी निरर्थक एवं असंबद्ध होने से निकाल देना चाहिए, ऐसा सावरकर जी का कथन था। पुनः सावरकर सदन, बड़गे की गवाही। इस पृष्ठभूमि के उपरांत बड़गे ने सावरकर जी के विषय में क्रमशः बताना आरंभ किया। उसने कहा, दिनांक 14/1/1948 की रात को 9 बजे के आसपास नाथूराम आप्टे और मैं अर्थात बड़गे सावरकर सदन की ओर से निकले। वहां पहुंचने पर आप्टे ने मुझसे शस्त्रों की थैली ली और मुझे बाहर से ही ठहरने के लिए कहा। आप्टे और गौड़ से भीतर गए। 5-10 मिनट में ही वे लोग लौटकर आ गए। बाहर आने पर वही थैली आप्टे के ही हाथ में थी। इसके प्रतिवाद में सावरकर जी का कहना था, सावरकर सदन में जाने का अभिप्राय सावरकर के यहाँ जाना नहीं होता और बड़गे यह भी नहीं कहता कि उसने वह शस्त्रों की थैली सावरकर सदन में रखी थी। बड़गे का कहना है कि वह थैली दीक्षित जी महाराज के यहाँ रखी गई। फिर नाथूराम और आप्टे इस भेंट से इनकार करते हैं। इस घटना का कोई संबंध दिखता नहीं है। अभियोग के प्रमाण की दृष्टि से बड़गे और थैली इस काल्पनिक कथा का कुछ भी मूल्य नहीं है। बड़गे का आगे का कथन इस प्रकार था, आप्टे और गौड़ से और मैं दीक्षित जी महाराज के घर से निकले और आंगन में खड़े रहे। दिनांक 15/1/1948 को आप्टे ने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ दिल्ली चलूं। मैंने कार्य के विषय में पूछा तो आप्टे ने कहा, सावरकर जी ने निश्चय किया है कि गांधी, नेहरू और सोहरावर्दी को समाप्त किया जाए और वह कार्य उन्होंने हमारे अर्थात गोडसे एवं आप्टे के ऊपर छोड़ा है। इसके उत्तर में सावरकर जी ने कहा, बड़गे ने यह नहीं कहा कि आप्टे अथवा नाथूराम को ऐसा कहते मैंने सुना। उसका कथन सुनी सुनाई बात पर है। इसका क्या प्रमाण है? आप्टे और गोडसे इस घटना को भी स्वीकार नहीं करते। पुलिस के दबाव में आकर बड़गे संभवतः इस प्रकार की साक्षी दे रही होगा। इस घटना की कहीं से भी संपुष्टि नहीं होती। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली ऑडियो में। तब तक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।